नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। इसके पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस किया हुआ था। उसमें हमने बहुत डिटेल में बात की थी राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में, और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे भारत में हैं उन सबको हमने बहुत अच्छे से रिपीट भी किया हुआ था। और उसमें ये बताया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि कहाँ पे क्या क्या खासियत है। उनकी पूरी एक सीरीज हमने जो देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, और आपको वो जरूर देखना चाहिए। वहां से क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे। ये नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ाया मेरे पास ये कंटेंट है तो यहीं पर है, भैया वो हर जगह पे है। कंटेंट के फॉर्मेट में आपके पास होंगे, आपको पढ़ना ही है वो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं उसमें हमें देखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के विषय में। किसके विषय में? प्रोजेक्ट एलिफेंट के विषय में। बेसिकली प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन जैसे किस प्रकार से आ सकता है। कुछ कॉरिडोर बने हुए हैं, कुछ जो है रिजर्व बने हुए हैं एलिफेंट के लिए भी, बट वहां से क्वेश्चन बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वहां से क्वेश्चन क्यों ही बनेंगे। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे टाइगर है तो उसमें टाइगर रिजर्व पे 53 है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेंगी। जैसे राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है आपका, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए करंट के ही जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन्हीं को आप कवर करिएगा। राष्ट्रीय उद्यान तो आप पूरा कवर कर सकते हो जैसे मैंने बताया कंप्लीट। और एलिफेंट रिजर्व बहुत, तो मतलब मैं नहीं कहूँगा उसको आप कवर करो, 32-33 जो भी होंगे आप बस उन एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या था, कब स्टार्ट हुआ और क्यों आवश्यकता पड़ी कॉरिडोर वगैरह की, या दुनिया भर की और जो चीज़ें हैं इसमें, वो हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी जो जो चीज़ें आएगा वो तो देखो यहाँ पर सब कवर होंगी ही होंगी, जो नहीं भी होंगी वो भी एक प्रयास ये किया जाएगा कि करवाया जाए। बाकी एक बात मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो पीछे ऊपर पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ बार बार देखिए उस वीडियो को, हमको मत देखिए। कोई ज़रूरत नहीं भैया, हमको अगर किसी को लगता है कि ये पढ़ा रहे हैं, इनके पढ़ाया हुआ नहीं सुनना है, ये बेकार पढ़ाते हैं, भैया बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है कुछ पर्सनल दुश्मनी हो किसी प्रकार की, लेकिन उस वीडियो से नहीं है। उस वीडियो को आप धारण करिए और सिलेक्शन लीजिए, फिर जो इच्छा हो करिए, लेकिन देखिए ज़रूर। अरे मजाक बोल रहा हूँ, दुश्मनी वाली बात है, ऐसे मत दिमाग में लीजिएगा। ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि आप देख सकें यार, देखो उसको जितना हो सके, जितनी ईमानदारी से हो सकता है मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, बार बार रिपीट किया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें आप। ये वीडियो जो मैं करने जा रहा हूँ, ये वीडियो अगर ना भी देखो ना, तब भी मैं गारंटी बता रहा हूँ कोई फ़ायदा मतलब वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखो आप। इसको देखोगे तो आपका ये एज है, नंबर आपको मिलेंगे ही इसके, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वीडियो देखोगे तो आपको पक्का है वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के विषय में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, पहली बात तो ये, प्रोजेक्ट एलिफेंट को फरवरी 1992 में स्टार्ट किया गया था। फरवरी 1992 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, ताकि स्वतंत्र जंगली हाथियों की आबादी वाले राज्यों की सहायता की जा सके और उनके प्राकृतिक आवासों में हाथियों की पहचान की गई व्यवहारित आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि देखिए, बात यह है कि जैसे जंगल है, जंगल के बगल बस्तियां बनी हुई हैं, तो अब हाथियों को तो बैरियर तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ उनको एक प्रकार से सीमित दायरे के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसके बाहर ना जाएं। लेकिन फिर भी क्या है कि जो कॉरिडोर बनते हैं, कॉरिडोर का मतलब यह है उतनी दूर से कुछ भी नहीं होगा। कॉरिडोर का मतलब यह है कि जैसे यहाँ से हाथियों का रूट ये है, तो वैसे इसे बना दिया जाएगा कि यहीं से हाथी निकलेंगे, तो यहाँ से कोई दूसरा नहीं निकलेगा उस कॉरिडोर से, ताकि उनको किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है, ये कॉरिडोर में होता है। तो हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं, हाथियों की सेफ्टी के लिए जो केंद्र सरकार ने सोचा प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आई, वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली हाथी निकल रहे हैं, ट्रेन जा रही है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे हाथी मरे हैं, ट्रेन को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाथी है भैया। कहा जाता है ना, हाथी हो गए हो क्या। इतनी ताकत होती है कि नॉर्मली, भाई अब मानता हूँ कि वो तो मानव निर्मित इंजन है, तो ताकत तो होगी, उसी प्रकार से वो पावर दी जाती है। आगे देखो उनके एकदम बोनट टाइप का कुछ लगाया भी जाता है, आपने देखा हो, ताकि कोई आगे चीज़ पड़ी हो तो वो उसको स्लिप करते हुए निकल जाए। ताकत तो इसमें लगेगी ही, लेकिन स्लिप करते हुए निकल जाएगी, तो हाथी बेचारे मर जाते हैं उसमें। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। और इसी के बाद इसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे 13 राज्यों
एंड यूटी में लागू किया गया और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को भी अल्प समर्थन दिया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश में प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उद्देश्य की बात करें तो हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, जैसे कि बता चुके हैं। मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना, ठीक है। उसके बाद पालतू हाथियों का कल्याण, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम, मॉनिटरिंग ऑफ लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम, जिसे MIKE MIKE के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या है, हम इसको लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। यह है आपका सिटीज के पुलिस और संकल्प द्वारा अध्यादेशित माइक कार्यक्रम दक्षिण एशिया में 2003 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ में शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहला, हाथी रेंज वाले राज्यों के लिए उचित प्रवर्तन निर्णय लेना और आवश्यक जानकारी प्रदान करना, उनके हाथियों की आबादी के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए सीमावर्ती राज्यों के भीतर संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य था हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और रुझानों का मापना, समय के साथ इन रुझानों में हुए परिवर्तनों को निर्धारित करना, इस तरह के परिवर्तन के कारण उनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करना शामिल था इसमें, ठीक है। आगे हाथी मेरे साथी ये प्रोग्राम चलाया गया। ये हाथी मेरे साथी भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि मानव और हाथी के बीच जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उनको कम किया जा सके और उनको एक सम्मानजनक दृश्य से देखा जा सके। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी के संरक्षण और कल्याण की संभावनाओं में सुधार करना। यह अभियान 24 मई 2011 को दिल्ली में आयोजित एलिफेंट 8 मंत्री स्तरीय बैठक में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ शुरू किया गया तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 8 देशों में भारत, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड इसमें शामिल है। I2T2BCKS, फिर से सुन लीजिए, E8 देशों में भारत है, बोत्सवाना है, कांगो गणराज्य है, इंडोनेशिया है, केनिया है, श्रीलंका है, तंजानिया है, थाईलैंड है। I2 दो बार आई का नाम हुआ है, पहला भारत में और दूसरा कहाँ हुआ, एक बात, हाँ, जिसको इंडिया बोलते हैं, हाँ इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं कि भारत को ही इंडिया लिखते हैं ना, तो इंडिया हो गया आपका, ठीक है, और इंडोनेशिया हो गया, तो I2T2 है, ठीक है। तंजानिया एक टी है आपका, ठीक है, एक टी यहां से उठा लेंगे तो T2, और श्रीलंका है, थाईलैंड है, यहां पे T2 उठा लेंगे तो तंजानिया, थाईलैंड, ये टी दो बार है तो इनको याद रख सकते हो, ये दो नाम है किससे, टी से। भारत, इंडोनेशिया ये भी आई से है, तो I2T2, इसीलिए उसके बाद बोत्सवाना बी, कांगो गणराज्य सी, केनिया के और श्रीलंका यस नाम दिया गया है। I2T2BCKS, एस मतलब श्रीलंका, के मतलब केनिया, सी मतलब कांगो गणराज्य, बी मतलब बोत्सवाना, I2 का मतलब इंडिया इंडोनेशिया, टी का मतलब तंजानिया और थाईलैंड है, ठीक। अभियान का जो शुभंकर था वो था गजू, क्या था, गजू था, गजू। यह अभियान हाथियों के आवास और युवा नीति निर्माताओं के पास स्थानीय लोगों सहित विभिन्न लक्षित दर्शक समूह पर केंद्रित था। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसमें देश भर में हाथी परिदृश्य में गज हाथी केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई।
उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, उनके खतरों से निपटने में लोगों की भागीदारी का आह्वान किया जा सके। उसके बाद कह रहे हैं कि बाजों को विलुप्त होने के खतरे, थ्रेटिंग ऑफ द एक्सटेंशन का सामना करना पड़ता था, जबकि हाथी संघर्षण के खतरे, थ्रेटेंड ऑफ एट्रिक्शन का सामना करना पड़ता था। फिर से सुन लीजिए, समझ में नहीं आया होगा। इसमें देश भर में हाथी परियोजना में गज हाथी केंद्र की स्थापना की परिकल्पना की गई। मतलब इस कार्यक्रम के अंतर्गत गजू के अंतर्गत हाथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी, पहली चीज। उसके बाद ये कह रहे हैं ताकि उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और आने वाले खतरों से निपटने के लिए लोगों में इसका आह्वान किया सके, ताकि वो भागीदारी करें और उनकी जो आने वाला खतरा है उससे लोग और संस्थाएं मिल करके निपट सके। आगे कह रहे हैं कि बाजों को विलुप्त होने के खतरे का सामना करना पड़ता है, जबकि हाथी संघर्षण के खतरे का सामना करना पड़ता है। बाज जो होते हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है हमें, लेकिन हाथी का विलोपन नहीं हो रहा, संघर्ष हो रहा है। संघर्ष हो रहा है किसके बीच में? मानव जो ह्यूमन है उनके और हाथियों के बीच में, मानव बस्तियों के बीच और हाथियों के बीच में। हाथी को मारने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं और हमारा विरासत, भाई विरासत ये पशु है, घोषित किया गया है, ऐसे तो मार नहीं सकते, लेकिन हाथी बर्बाद भी कर दे रहा है, बस्ती की बस्ती उजड़ जा रही है, तो उनकी भी रक्षा हमें करनी है, बस्तियों की भी। अगर बस्ती निकल गई तो फिर दिक्कत है, हाथी निकल गए तब भी दिक्कत है, तो बड़ा समन्वय दिखाना पड़ता है। बहुत सरकार जो काम करती है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। हाथी विशेष रूप से गजदंत नर को भारत में बाघ के जितना खतरा है, देश में सिर्फ करीब 1200 गजदंत बचे हैं। क्यों खतरा है? उनके हाथों की जो दांतों की जो कीमत है ना, उनके दांतों की कीमत है बहुत है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है, सोच भी नहीं सकते इतनी है। दोनों हाथी के दांत जड़ी बूटी बनाने में काम आता है, बहुत प्रकार की मेडिकल लाइन में भी काम आता है। अपने आप निकल जाएं वो अलग की बात है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, गोली शिकार करके उनके हाथी के दांतों को निकाल ले जाते हैं और रातों रात करोड़पति। ये है स्थिति। आगे E5050 फोरम की बात करें, यहाँ अम्ब्रेला ऑफ एलिफेंट 50-50 मंच है। इस हेतु अगले 50 वर्षों में हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 50 राज्यों का साझा मिशन है ये 50-50, ठीक है। आगे देख लीजिए, E50-50 फोरम के तहत E8 देश, याद रखिए E8 देश में कौन कौन थे? I2 था, I2 में कौन था? इंडिया, इंडोनेशिया। T2 था, T2 में कौन था? तंजानिया था, थाईलैंड था, B था बोत्सवाना, C था कांगो गणराज्य, K था केनिया और S था श्रीलंका। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि E8 देशों में I2, T2, BCKS, बहुत लोग बहुत तरीके से इसको याद कर सकते हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है, जानते हैं कैसे याद करना है। कुछ लोग तो बहुत तरीके के अपना बना लेते हैं तरीका, जैसे मैंने I2, T2 बोला, यहाँ तक तो ठीक है, BCKS, आप समझदार को इशारा काफी है, बनाइए इसको ताकि आपको याद रहे कंटिन्यू। कैसे भी याद रखिए, हंसी मजाक अपनी जगह पे है, याद रखने का मतलब है कैसे भी आप याद रखिए, किसी भी फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं इसको, लेकिन याद जरूर रखिए, क्योंकि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। वो G20 तक के क्वेश्चन पूछ लिया है उसने, तो आप सोचिए कि E8 के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगी? E8 के ऊपर क्वेश्चन पूछेगी। तो इसलिए आपको I2, T2, BCKS याद रखना है। देश के नाम इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तंजानिया, केनिया, श्रीलंका, बोत्सवाना और कांगो गणराज्य है। तो E50-50 फोरम के E8 देश मैंने रिपीट करवा दिए। देशों ने सभी रेंज के देशों में हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन, कल्याण पर एक साझा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने के लिए नई दिल्ली, भारत में 2013 की शुरुआत में E50-50 फोरम का पहला अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित करने का फैसला लिया। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी उठा सकती है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन E50-50 का कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। E8 देश बता चुके हैं कौन कौन है। हाथी कॉरिडोर की बात करें
तो यह भूमि का वह सकरा गलियारा या रास्ता होता है जो हाथियों को एक वृहद पर्यावरण से जोड़ता है। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था। यहाँ जानवरों के आवागमन के लिए एक पाइपलाइन का कार्य करता है। 2005 में 88 हाथी गलियारे चिन्हित किए गए थे जो आगे बढ़कर 101 हो गए। हालांकि कई कारणों से यह कॉरिडोर अभी भी खतरे में पड़े हुए हैं। विकास कार्यों के कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कोयला खनन, लौह अयस्क का खनन हाथी गलियारे को नुकसान पहुंचाने वाले दो प्रमुख कारक इसमें शामिल हैं। आइए डेडली पासेस देख लेते हैं। सेंट्रल इंडिया 25 हैं, साउथ इंडिया में 28 हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 11 हैं, नॉर्थन वेस्ट बंगाल में 23 हैं, नॉर्थन ईस्टर्न में 23 हैं। डेडली पासेस, देयर आर 110 एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। करंट में न्यूज के अकॉर्डिंग भारत में 110 एलिफेंट कॉरिडोर हैं स्प्रेड अक्रॉस। ठीक, but only about the 70% of the corridor are used regularly, 25% are used occasionally। मतलब कह रहे हैं कि केवल और केवल 70% ही कॉरिडोर यूज होता है, बाकी 25% ओकेजनली यूज हो रहा है। 70% के अलावा आगे अभी तक यूज नहीं हुआ है। 29% ऑफ कॉरिडोर्स नाउ encroached open। 29% कॉरिडोर में encroached ओपन हो चुके हैं आपके। उसके बाद कर रहा है 66% ऑफ कॉरिडोर हैव हाईवे पासिंग थ्रू देम। 66 कॉरिडोर से हाईवे को पास किया गया है। 22 कॉरिडोर जो है आपके ऑलरेडी हैव रेलवे लाइंस पासिंग थ्रू देम। 22 कॉरिडोर में ऑलरेडी रेलवे लाइन को पास किया गया है। उसके बाद कह रहा है 4 कॉरिडोर विल हैव न्यू रेलवे स्टेशन। 4 कॉरिडोर ऐसे हैं जिनमें न्यू रेलवे स्टेशन हैं आपके। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 6 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 5 हैं, असम में 8 हैं, मेघालय में 5 हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 13 हैं, उड़ीसा में 9 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, तमिलनाडु में 6 हैं, कर्नाटक में 4 हैं, केरल में 3 हैं। ये कॉरिडोर की बात हो रही है। बिटवीन 1987 and June 2017 approximately 265 elephants were killed by the train accident in different part of the country। वो ये कह रहे हैं कि भारत में 1987 से 2017 के बीच में भारत के अलग अलग भागों में 265 हाथियों की मौत जो है वो ट्रेन से कट कर हो गई है। वही बिटवीन 1987 and June 2017 approximately 265 elephants were killed by train accidents in different part of the country। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो भी बेस्ट है। तो कुल मिलाकर के हमने थोड़ा सा करंट को अपडेट किया इसमें और देखा कि कहां से कब तक कैसे कैसे चीजें हुई हैं। हाथी कॉरिडोर के विषय में हमने पूरा का पूरा सजरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लिया है। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत इंग्लिश में भी नहीं होती है, लेकिन हिंदी मीडियम को आगे लाना है, इसीलिए हिंदी पढ़ाना है। ठीक है, आइए देखते हैं हाथी कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों है और भारत में स्थित हाथी कॉरिडोर की स्थिति एवं उससे संबंधित समझौते। लेकिन समय अभी कम है, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे और पूरा देखेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम एनवायरनमेंट फिनिश करने वाले हैं, और हाँ 10-15 लेक्चर मानता हूँ बन सकते हैं, बाकी बहुत जल्द आपका समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।